हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब यहाँ से जो पढ़ेंगे उन सब का आगे एप्लीकेशन भी आएगा खूब, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला भी था कि ये चैप्टर आपको यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही है, साथ साथ इस चैप्टर का एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है, और आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, मेरे को एकदम कंफर्म पता चल रहा है, क्योंकि लास्ट एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोगों ने एक भी डाउट नहीं पूछा है। इस डाउट ना पूछने का मतलब ये है कि आप घर पे कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए आराम से सो रहे हो बस। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बोर्ड में हमारा 90%, 98%, 99% आ जाए तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस मार्क्स के बेसिस पे आपको ना ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर चाहते हो कि, क्योंकि आपको बहुत बड़ी भीड़ से टक्कर लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल में कितनी सीट हैं, 8 से 9 हज़ार सीट है टोटल, MBBS और BDS मिलाकर। गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ। और भी स्टूडेंट कितने बैठते हैं, 15 लाख 16 लाख कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे। तो 15 लाख 16 लाख कैंडिडेट हैं, तो और आपको सीट कितने हैं, 10 हज़ार के आसपास सीट है। तो सोचो कितनी बड़ी, यानी आपको अगर 15 लाख बैठे तो 14,90,000 बाहर हो गए। तो 10,000 से आपको में ही आनी है आपको। तो 10,000 में ऐसे तो नहीं आ जाओगे, सोने से तो आने वाले हैं नहीं। या फिर इंजीनियरिंग में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप IIT या NIT से नहीं करते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो IIT NIT के लिए भी आपको 50,000 के अंदर में आना पड़ेगा। तो वो तभी होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, थ्योरी वहाँ लिखना नहीं होता। आप लोग को बोल रहे हैं कि अच्छा से नोट्स तैयार करो, और जो पढ़ रहे हो उस दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास, मैंने सबको बोला है क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए, उम्मीद है सबने खरीद लिया होगा। तो जो पढ़ रहे हो, जिस दिन उस दिन पढ़ाई होता है उसी पे वो क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से ढूंढ के क्वेश्चन बनाओ, तभी हो पाएगा। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना हाथ साफ होगा, उतनी स्पीड बनेगी, और उतनी अच्छी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, और गलती कम होगा। मालूम हुआ कि आपने मान लिया क्वेश्चन दिया गया, आप बनाए, लेकिन 10 मिनट लग गया बनाने में, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होगा। हमें हर कोशिश करनी होती है 1 मिनट के अंदर में वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ गए। तो ये तभी होगा क्योंकि जब आप क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करोगे, तब आपका दिमाग में जल्दी आएगा उस चीज़ के बारे में। लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं तुम लोग। एक बड़ा सा चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर ख़त्म हुआ है पिछला, आपको मोल कंसेप्ट, लेकिन उसका एक भी बंदे ने आज तक नहीं पूछा, पता नहीं क्या कर रहा है। और ये चैप्टर बोल रहा हूँ, ये सबसे आसान चैप्टर में से है, ये केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। लेकिन इसको भी अगर ऐसे ही जाने दिया तो फिर समझ लो कि गए तुम लोग। केमिस्ट्री में स्कोर नहीं किए ना तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर होता है, इसमें ही स्कोर अच्छा होता है। इसमें स्कोर कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और फिर फिजिक्स में आपको स्कोर किए तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, ये हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री अगर बना लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना होता है कंफर्मेशन। चलो अब हम समझाते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, क्योंकि अपने लाइफ के बारे में खुद आपको टेंशन लेना चाहिए। 10वीं तक पेरेंट्स की टेंशन होती है, लेकिन 10वीं के बाद आपको टेंशन होनी चाहिए। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेडिंग डालोगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसका कहना है, लिखोगे इसके बारे में, एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ए बॉडी, radiation energy transmitted by a body discontinuously in the form of पॉकेट। क्या कह रहा है
कि कोई बॉडी से जो है रेडिएशन एनर्जी जो ट्रांसमिट होता है वो कैसे होता है, डिसकंटिन्यूअसली होता है। और किस फॉर्म में होता है, पॉकेट के फॉर्म में होता है। जैसे पिस्टल से हम गोली फायर करते हैं तो क्या होता है, गोली कंटिन्यूअस नहीं निकलती। आप एक बार ढिचकियाओं करोगे तो एक ही गोली निकलेगी, और 2 बार करोगे तो 2 गोली निकलेगी। 2 ढिचकियाओं करो, एक बार फिर करो तो 3 बार हो जाएगा, 3 गोली निकलेगी। लेकिन क्या तीनों गोली एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होगी? नहीं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। तो जो गोली है वो क्या है, पॉकेट है ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका वहाँ पे तो बात हो गया उसी चीज़ का। तो मतलब कह रहा है कि बॉडी से कौन रेडिएशन एनर्जी का ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है। और किस फॉर्म में हो रहा है, पॉकेट के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, एक बात हो गया। दूसरा, पॉकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। क्या कहते हैं इसको, क्वांटा कहते हैं। और इसका प्लूरल हो जाता है क्वांटम। ठीक है, ये है सिंगुलर। ओके, वहीं हम जब लाइट केस की बात करेंगे, इन केस ऑफ लाइट, तो पॉकेट ऑफ एनर्जी या फिर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांटा, इज कॉल्ड फोटोन। क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। कब, जब ये लाइट के केस में बात होगी तब इस पॉकेट ऑफ एनर्जी या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्या कहलाएगा, फोटोन कहलाएगा। ओके, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, फोटोन हैव नो मास, इसके पास कोई मास नहीं होता, एंड नो चार्ज। एक पॉइंट, ये दोनों जो है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट यहां तक हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, प्लैंक्स क्वांटम का। इसने पहला पॉइंट क्या बोला इसने, कि एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअसली होता है। और किस फॉर्म में होता है, पॉकेट के फॉर्म में होता है। और उस पॉकेट ऑफ एनर्जी को उसने क्या बोला, क्वांटा बोला। ये क्वांटा क्या है, सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्या होता है, क्वांटम। ओके, लेकिन जब वही चीज़ हम जब लाइट के केस में बात करेंगे, इस पॉकेट ऑफ एनर्जी या फिर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांटा को क्या बोलेंगे, फोटोन कहेंगे। ठीक है, और फोटोन के पास नहीं मास होता है ना ही चार्ज होता है, और इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। ओके, जल्दी से नोट करो, आगे बताते हैं। चलो, अब ये जो फोटोन जो है, हम लोग कहाँ आ रहा है, ये फोटोन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, तो हर एक फोटोन जो होता है उससे एक वेव भी एसोसिएटेड होता है। अगला पॉइंट हमारा यह है, एवरी फोटोन इज एसोसिएटेड विथ ए, किससे, वेव से। यानी हर एक फोटोन के साथ कौन एसोसिएटेड होगा, एक वेव भी एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो हमारा इक्वेशन डिराइव हो जाएगा यहां पे। इस तरह से एनर्जी ऑफ फोटोन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। ओके, तो देखो, या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी को किससे कैसे सिंबल करते हैं, न्यू से। तो ये क्या हो गया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। अच्छा, न्यू। और
अब यहाँ पे ये क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी आ गया, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो E बराबर एच न्यू, ठीक है, E बराबर क्या हो गया, एच न्यू। अब ये H क्या है, तो H जो है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम क्या होगा, ये कर कौन रहा है ये सब काम, प्लैंक्स कर रहा है, तो नाम किसका आएगा, प्लैंक्स का आएगा, मतलब हियर H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ओके। इसका वैल्यू की बात करें, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कितना होता है, 6, ये वैल्यू आपको याद रखना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये तो हो गया एसआई में। अगर हमें सीजीएस में जरूरत पड़ेगा तो हम जानते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 6.626 इंटू, अब इससे गुना कर दो इसको तो कितना हो जाएगा, देखो तो इसका पावर दोनों का बेस सेम क्या होता है, जुड़ जाएगा, तो -34 + 7 कितना हो जाएगा, -27। अब यहाँ पे क्या आएगा, अर्ग सेकेंड, ठीक है। तो याद रहे दोनों वैल्यू अलग अलग केस के लिए यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा, एसआई केस में, ये सीजीएस केस में, ठीक है। जल्दी से नोट करो। हो गया, अच्छा। तो अब हमारे पास एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की निकल गई है, क्या निकला है, E बराबर एच न्यू, ये आया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को हम क्या करें, वेवलेंथ के टर्म में करें तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, c/λ होता है ना, लास्ट क्लास में तो यही पढ़ा था, हाँ। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो अब ये नू बराबर c/λ, देखो तो यहाँ पे h बराबर नू है, तो देन E बराबर क्या हो जाएगा, h, नू की जगह पर देखो क्या आ जाएगा, c/λ। तो देखो तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का हमें 2 इक्वेशन आ गए, 2 फार्मूला आ गया, कौन कौन, E बराबर एच न्यू और दूसरा आया E बराबर hc/λ, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, यहाँ तक कर लिए, आ जाओ। तो ये जो है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या है, E बराबर एच न्यू या फिर hc/λ। ये कितना का एनर्जी है, 1 फोटोन का, सिंगल, सिंगल फोटोन। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोटोन हो तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरल फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा, देन एनर्जी ऑफ n फोटोन। अब हमारे पास कितना है, n फोटोन से, अब कितना हमें नहीं मालूम, नंबर हमें अब जितना रहेगा हम वहां पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E बराबर n h न्यू n hc/λ, यानी दोनों टर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो गया और ये वेवलेंथ के टर्म में हो गया। तो ये इक्वेशन का, ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब आपके पास फोटोन की संख्या 1 से ज्यादा हो। अगर मान लो बोले कि 5 फोटोन है, उसका एनर्जी बताइए, तब n की जगह पे क्या रख दोगे, 5 रख दोगे। अगर 10 है तो 10 रख दोगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ
फोटॉन्स हैं। ओके, आइए अब हेडिंग डालो, कंपैरिजन ऑफ टू वेव। कंपैरिजन बिटवीन टू वेव। अब हमारे पास दो वेव है, उन दोनों को कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे वो आप लोग को मैंने एक चीज़ बताया था, पता नहीं याद है कि भूल गए, कि कभी भी कंपेयर करना हो तो क्या करो, दोनों का रेशियो कर दो, अपने आप आपका उसको कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक है वेव 1 और दूसरा है वेव 2। इसकी एनर्जी आपको दिया है E1 और इसका है लेमडा L1 वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है nu1। इसका है E2 वेवलेंथ लेमडा 2 और फ्रीक्वेंसी nu2। ठीक है, कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, तो E बराबर E1, इसका भी एनर्जी E1 बाई E2 बराबर, अभी हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी के टर्म में करें तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर फिर क्या होता है h nu, तो यहाँ पर रखो h nu1, h तो कांस्टेंट है दोनों के लिए सेम होगा, यहाँ पर भी h nu2 हो जाएगा। तो देखो h से h कट गया तो क्या आया, E1 बाई E2 बराबर nu1 बाई nu2। ये हो गया आपको किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में कंपैरिजन हो गया। अगर आपको फिर वेवलेंथ के टर्म में बोलेगा तो E1 बाई E2 होगा, फार्मूला लगाओ वेवलेंथ का क्या होगा, HC अपॉन लेमडा 1 बाई HC लेमडा 2। तो HC से HC कट गया, क्या हुआ, E1 बाई E2 इक्वल टू, अब देखो ये लेमडा 1 नीचे आएगा, ये लेमडा 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये हो गया आपको किसके टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में। तो ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाया है, इसको आपको याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है कि E1 बाई E2 इक्वल टू nu1 बाई nu2, इसको याद रखना नहीं है। मैंने कैसे किया ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या है, हो सकता है इसको दूसरे तरीके से पूछे तो हम उसको दूसरे तरीके से यूज करेंगे, इसलिए आपको बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो अब आपको हमने ऐसे कैसे किया इसको वो हम बताया है। ठीक है ना, कि हो सकता है क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से आएगा तो हमको फिर ऐसे ही थोड़ी यूज कर लोगे। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। ओके, चल, तो ये था एनर्जी कंपैरिजन। ओके, आइए अगला है हमारे पास पावर। पावर मतलब शक्ति, है ना, हिंदी में शक्ति बोलते हैं ना जी। हेडिंग डालोगे पावर। ठीक है, तो पावर हम कैसे निकालते हैं, तो पावर ये क्या है, पावर है, पावर नहीं है, है ना। पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ओके, एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, n फोटोन के लिए n SC अपॉन लेमडा बाय नीचे में टाइम, हम लेमडा के टर्म में लेके चल रहे हैं, आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो, n क्या हो जाएगा, n h nu हो जाएगा, हम वेवलेंथ के टर्म में चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो देखो n अब बाई t है और इधर हो गया SC अपॉन लेमडा। ठीक है, या पावर बराबर उस n बाई टी को अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्मॉल n इंटू SC अपॉन लेमडा, या स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, पावर और नीचे में SC अपॉन लेमडा। ओके,
मतलब P ऊपर में पावर और नीचे में क्या है SC अपॉन लेमडा, मतलब एनर्जी ऑफ कितना 1 फोटोन। ठीक है। अच्छा अब यहां पे n क्या है, हियर n क्या है, तो रेट है किसका, रेट ऑफ इमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या चीज, फोटॉन्स। ठीक है, ये n क्या है, ये स्मॉल n रेट है किसका, इमिशन, यानी जो फोटोन है वो बॉडी से किस स्पीड में निकल रहा है, कितना, यानी रेट उसका क्या है निकलने का। 1 मिनट दिया टाइम आपको, 1 मिनट में कितना निकला या फिर 1 मिनट में कितना एब्जॉर्ब हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कहते हैं। तो रेट के हमें ये n हमें क्या, हमें रेट निकालना होगा किसी बॉडी से, तो क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे किससे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। ओके आजा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे, आगे आएगा जरूरत, HC यही है, क्योंकि देखो यहाँ पे आ रहा है ना, HC आ रहा है, तो जिसमें यहाँ पे H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इफ अगर आपको लेमडा इन मीटर में है, अगर आप लेमडा का वैल्यू किस में रख रहे हो, मीटर में रख रहे हो, तब आपको जो एनर्जी क्या आएगा, जूल में आएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर देखो तो सभी SI यूनिट में आ गया है, ये भी क्या है SI यूनिट, ये भी SI यूनिट, ये भी SI यूनिट, तो आपको ऑब्वियसली एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो आपको जो एनर्जी मिलेगा वो किस में आएगा, आपका एनर्जी का यूनिट यहाँ पे जूल में आएगा। ओके ओके ओके। अच्छा अब देखो इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि जनरली ये यूज होता नहीं है ना, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। लेकिन वहीं अगर इफ लेमडा दिया हुआ है इन एंगस्ट्रॉम, लेमडा किस में है, एंगस्ट्रॉम में है, और एनर्जी आपको पूछ रहा है, एनर्जी आपको पूछ रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको वेवलेंथ दिया है किसमें, एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी पूछ रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये क्या है, EV यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेमडा एंगस्ट्रॉम में है, एनर्जी आपको निकालना किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें पता करना है। ठीक है, तब आप क्या करोगे, SC का वैल्यू लोगे 12,400। क्या हुआ, लेमडा किस में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, एनर्जी आपको किस में निकालना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब आप SC की जगह पे क्या रखोगे 12,400, तो आपको एनर्जी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। लेकिन वहीं अगर एंड इफ लेमडा है इन नैनोमीटर में, किसमें है, नैनोमीटर में है, एंड फिर यहां पर भी एनर्जी आपको पूछ रहा है यूनिट किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछ रहा है, तो आप SC की जगह लोगे कितना 1240। ये इससे क्या होगा कि आपको जस्ट अगला चैप्टर हमारा टॉपिक आने वाला है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर इसी का जरूरत पड़ने वाला है। इसमें भी कुछ पड़ेगा आपको, लेमडा दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी पूछे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप SC की जगह क्या रखोगे 12,400। ठीक है,
तो आपको एनर्जी वैल्यू किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन वहीं अगर वेवलेंथ किस में हो, नैनोमीटर में, और फिर एनर्जी आपको पूछ रहा हो यूनिट किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब आप एससी की जगह क्या लोगे, 1240। लेकिन याद रहे तो इसका जब ये वैल्यू लोगे तो इसका जो वैल्यू होगा उसको चेंज नहीं करना है। मान लो अगर आपको दिया हुआ है लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 600 एंगस्ट्रॉम, तो ये नहीं करोगे कि 600 और फिर एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10⁻⁻10 करोगे, नहीं, उसको मत करना, क्योंकि फिर वो अगर करोगे तब आपको फिर वहाँ पे इस तरह का कंडीशन आने लगेगा। मतलब अगर आप इसका वैल्यू पूरा लेते हो, कौन, एसआई वाला, यानी इस मीटर में, तब फिर आपको ये सब वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तब फिर ये वैल्यू मत लेना। अगर ये वैल्यू मीटर में लेते हो तो एच का वैल्यू ये वाला लोगे, सी का वैल्यू ये लोगे, तब आपको एनर्जी का वैल्यू किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है। और अगर एस लेमडा का वैल्यू एंगस्ट्रम में लेते हो, उसको कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तब आपको एस सी का वैल्यू कितना लोगे, 12400, और तब एनर्जी आपको किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है। और इसको और अच्छा से कर लो, तो एक तो ये हो गया, दूसरा कब ये हो गया, नैनोमीटर के केस के लिए। ठीक है। अच्छा, और अगर आपको बाय द वे पूछ रहा हो जूल में, तो आपको क्या करना है, इस तरह से भी कैलकुलेट कर लेना है। और सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है, और फिर उसको इतना से गुना कर दोगे तो आपको किसमें मिल जाएगा, जूल में आ जाएगा। आपकी मर्जी है, जैसे करो, लेकिन ये इस तरह से करोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसमें जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। चलो, तो ये था आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उसकी थ्योरी तो यही हो गई। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं, तो जल्दी से नोट कर लो। ओके, चलो, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हम लोग जो अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आ जाओ, बनाते हैं इस पे क्वेश्चन। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी पूछ रहा है किसमें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। तो कैसे करोगे, तो हम लोग जानते हैं, पहले तो बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर c/λ। तो फ्रीक्वेंसी बराबर c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर देखो, हम क्या यहाँ एंगस्ट्रॉम रखेंगे, नहीं ना रखेंगे, क्योंकि ये जो इस वैल्यू लिया है वो किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। मतलब कैसा है, एसआई यूनिट में दिया हुआ है, तब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कितना, 10⁻⁻10। ठीक है। तो देखो तो कितना आ गया, तो हो जाएगा 3 × 10⁸, और नीचे में हो गया 4 × 10⁻⁻7, है ना। तो ये हो गया 3/4 × 10⁻8 15 होगा। और यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। तो यूनिट के लिए सिंपल, देखो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये है मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड नीचे आ गया, क्या हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, जिसको वो किसके बराबर होता है, हर्ज के बराबर होता है। अगर हर्ज बोलेगा तो यहाँ हम हर्ज रख देंगे। ठीक है। लेकिन हर्ज के आपको निकालना पड़ेगा इसी टर्म में। ठीक है। अगर हर्ज बोलेगा तब पर सेकेंड की जगह पे आप क्या रखोगे, हर्ज रखोगे। ठीक है। या फिर आपको किलो हर्ज बोलेगा तो फिर यहाँ से क्या करोगे, 10⁻³ को माइनस कर दो, हटा दोगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 10⁻12 किलो हर्ज हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये था पहला आंसर फ्रीक्वेंसी का। दूसरा है, आपको एनर्जी पूछा गया है, लेकिन किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। तो क्या करोगे, तो E बराबर क्या दिया हुआ है आपको। अब तो आप चाहो तो इसको भी यूज करके आप बना सकते हो, लेकिन हम लोग उसी को लेकर बनाएंगे। ठीक है। अब आपको बनाना होगा इसको यूज करके, हम पहले उससे बना लेते हैं।
क्या है, वेवलेंथ दिया है तो क्या लोगे, एस सी अपॉन लेमडा। अब वेवलेंथ दिया हुआ है एंगस्ट्रम में और पूछ रहा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी अभी हमने आपको बताया है, तो क्या करोगे, जब ये वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रम में हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे, इसका वैल्यू हाँ कितना लेंगे, 12,400 और वेवलेंथ कितना है 4,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो ये आपको आ गया, क्या आ गया, एनर्जी आ गया। लेकिन ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर यही चीज आपको जूल में पूछता तो क्या करते हैं, हम लोग अभी अभी बात किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है। तो अगर ये चीज जूल में पूछता तब क्या करते हैं, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तब ये आ जाता जूल में। कितना आसान हो गया ना, ये वाला बहुत आसान हो गया। तो अगला जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें इसी का ज़्यादा एप्लीकेशन आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ वेवलेंथ अगर वो किस में होता, नैनोमीटर में होता, तो तब यहाँ पर हम कितना लेते हैं, 1240, ठीक है। आप क्या करना, ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले हैं ये वाला, इसको यूज करके एनर्जी निकालना। लेकिन याद रहे, जब ये एनर्जी इसको यूज करके करोगे तब तो यहाँ पे ये रहेगा ही नहीं, ये वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा। तब h का वैल्यू लोगे, क्या लोगे, 6.626 इंटू 10⁻34 एंड देन ये वैल्यू लोगे, तब आपको किस में आंसर आएगा, जूल में आएगा। और अगर आपको पूछ रहा है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब इतना वैल्यू से उसको डिवाइड कर दोगे तब आ जाएगा। करके देखना, ठीक है। जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। चलो, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क, ठीक है। इसको बनाना जरूर और इसका आंसर हमें ज़रूर बताना। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इस पे और क्वेश्चन करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अभी हम लोग का जो क्लास का ड्यूरेशन है थोड़ा शॉर्ट हो गया है, 45 मिनट का नहीं करना है क्योंकि उससे आप लोग पर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। इतना कर लोगे तो यही काफ़ी है, इतना भी नहीं कर रहे हो आप लोग। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे ये टॉपिक शुरू हुआ है, इससे सबके पास क्वेश्चन बैंक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन होंगे, उसे ज़रूर बनाएं। और जहाँ दिक्कत हो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हमें मैसेज करें, तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।